नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। बात आज नेपाल की। हिमालय की गोद में बसा खूबसूरत देश नेपाल इस वक्त एक भयानक त्रासदी से जूझ रहा है। नदियां उफान पर हैं और मासूम लोगों की जान जा रही है। पहली नजर में आपको ये सब कुछ प्रकृति का गुस्सा नजर आ जाएगा, क्लाइमेट चेंज नजर आ जाएगा। लेकिन क्या सच में ये क्लाइमेट चेंज है या फिर इस तबाही की पटकथा सरहद पार चीन में लिखी गई है? आज सबका हिसाब होगा में उस कड़वे सच का पर्दाफाश किया जाएगा जिसे छिपाने की कोशिश लगातार की जा रही है। क्या नेपाल में आई आपदा के पीछे चीन की कोई बड़ी जियोपॉलिटिकल साजिश है? ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है, नेपाली मीडिया इस तरीके से क्यों रिपोर्ट कर रहा है, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। हर साल मॉनसून आता है, लेकिन पिछले कुछ सालों की अगर बात करूं तो नेपाल में तबाही का पैटर्न बदल गया है। कम समय में अत्यधिक बारिश होने लग गई है। अचानक आने वाली बाढ़ ने पूरे देश को हिला करके रख दिया है। हालांकि साइंटिस्ट इसे ग्लोबल वार्मिंग का असर बताते हैं। हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से झीलें बन रही हैं और उनके फटने से बस्तियां की बस्तियां साफ हो जाती हैं। अब आपको तिब्बत से आई कहर से मची कहर लेकर के आई तबाही की वो 50 तस्वीरें दिखाती हूं जो कि नेपाल को डुबो गई। तिब्बत के पठार पर जब ग्लेशियर टूटा तो उससे पैदा हुआ पानी का सैलाब पूरी रफ्तार से नेपाल की नदियों में आ गिरा और देखते ही देखते नदियां अपनी सीमाएं लांघ गई। सैकड़ों घर, पुलिया ताश के पत्तों की तरह पानी के तेज बहाव में बिखर गए। नेपाल की सेना और स्थानीय लोग मलबे से लाशें निकाल रहे हैं। अस्पतालों में पैर रखने की जगह नहीं है। यह आपदा इतनी अचानक आई कि लोगों को संभलने का एक सेकंड का मौका नहीं मिला। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या वाकई इस तबाही को रोका नहीं जा सकता था? ये जो तस्वीरें हैं, क्या इन तस्वीरों को, इस रियलिटी को स्किप नहीं किया जा सकता था? अब ये क्यों मैं कह रही हूं, चलिए आगे बताती हूं। क्योंकि जांच में ऐसी बात सामने आई है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। जब तिब्बत के हिस्से में ग्लेशियर फटा और सैलाब ने नेपाल की तरफ बढ़ना शुरू किया, तब उसी के पड़ोसी मुल्क चीन के पास पूरे 45 मिनट का वक्त था, पूरे 45 मिनट का, कि सैलाब को चीन की सीमा से निकल करके नेपाल के रिहायशी इलाकों तक पहुंचने में पौना 1 घंटे का समय लग गया। आधुनिक सैटेलाइट सिस्टम, अर्ली वार्निंग रडार, वेदर मॉनिटरिंग, इन सब के मामले में चीन दुनिया के सबसे एडवांस देशों में एक गिना जाता है। और यही चीन नेपाल को इस 45 मिनट के भीतर एक बार भी आगाह करना उचित नहीं समझता है। चीनी अधिकारियों को तुरंत पता चल गया था कि यह एक बहुत बड़ा जलजला है जो कि नेपाल की तरफ बढ़ रहा है। और अगर चीन चाहता तो सिर्फ एक फोन कॉल या इमरजेंसी अलर्ट से नेपाल सरकार को सचेत कर सकता था। सोचिए, वो 45 मिनट पहले अगर फोन कर दिया जाता, वहां पर निचले इलाकों में रहने वाले लोग अपनी जान बचाने के लिए कहीं भी दूसरे ऊंचे इलाकों में जा सकते थे। सरकार कुछ कर सकती थी। जो लोग वहां पर थे वो सब कुछ छोड़ करके बस अपनी जान बचाने के लिए 45 मिनट में कहां से कहां नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया। चीन ने बिल्कुल कोई खबर नहीं दी, कोई खोज खबर नहीं ली। उन्हें बताया ही नहीं कि आखिरकार तिब्बत में हुआ क्या। और इन्हीं 45 मिनटों में चीन पूरी तरीके से खामोश नजर आता है, जिसकी वजह से नेपाल के निर्दोष लोगों की तरफ मौत बढ़ जाती है। और पानी नेपाल की सीमा में घुस करके तबाही मचा चुका था। तब जाकर के सूचनाएं सामने आई। सवाल यह है कि चीन ने नेपाल को पहले सतर्क आखिरकार क्यों नहीं किया? अपने आप को सुपर पावर की रेस में रखता है और 45 मिनट के अच्छे खासे लंबे वक्त में नेपाल को चाह करके भी उसकी तरफ से नहीं बताया गया। यह सब कुछ अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझ करके किया गया। क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक लापरवाही है या फिर ड्रैगन की इसकी कोई सोची समझी साजिश है? अब आपको बताती हूं कि नेपाल में चीन ने आखिरकार कैसे साजिश रची है। नेपाल के बॉर्डर इलाकों में चीनी कंपनियों का दखल है और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत इसे पहाड़ को काटा जा रहा है। तिब्बत क्षेत्र में चीन का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भारी भरकम चीनी मशीनें, डायनामाइट के धमाके, बिना किसी एनवायरमेंटल असेसमेंट के बनाए जा रहे हैं। सब कुछ चल रहा है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स नेपाल को तिब्बत से जोड़ने वाली सड़कें, रेल नेटवर्क, ये सब कुछ चीन की तरफ से खड़ा किया जा रहा है। तिब्बत सीमा में पहाड़ों को काट करके गांव बसाए जा रहे हैं। शोकांग इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण भूस्खलन का खतरा लगातार यहां पर बढ़ा रहता है।
तिब्बत की नदियों का रुख नेपाल की तरफ मोड़ दिया जाता है। अब चीन कैसे एक तीर से दो निशाने कर रहा है। नेपाल को पहले भारी कर्ज के जाल में फंसाया और कर्ज के जाल में फंसाकर नेपाल की जमीन पर कब्जा किया, और यही काम इन्होंने श्रीलंका में भी किया था। श्रीलंका के हम्बनटोटा में चीन ने सेम फॉर्मूला अपनाया था। और उसके बाद इनका जो दूसरा हथियार होता है वो होता है पानी पर नियंत्रण कर लो। तिब्बत से जितनी भी नदियां निकलती हैं, जो भी झीलें निकलती हैं, उन पर बांध बनाना शुरू कर दो और नेपाल के खिलाफ एक वाटर बम वाली स्थिति तैयार कर दो। जब चीन चाहे पानी रोक दो और जब चाहे बिना चेतावनी के छोड़ दो, और यही इस बार भी हुआ है। चीन चाहता तो नेपाल को आगाह कर सकता था, लेकिन चीन ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। चीन का मकसद नेपाल का विकास करना बिल्कुल हो ही नहीं सकता, बल्कि वो भारत की सीमा के करीब अपनी रणनीतिक उपस्थिति मजबूत करना चाहता है, और इसीलिए वो नेपाल के पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों की बलि चढ़ाने में लगा हुआ है। अब आपको तबाही की कुछ तस्वीरें दिखाती हूं एक एक करके कि कैसे भयावह वीडियो नेपाल से सटे तिब्बत के हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए, जहां मौत इतनी रफ्तार से आई कि लोगों को भागने या संभलने का मौका तक नहीं मिला। अब एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। रसुआ जिले में भोटेकोशी नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ जाता है। ये खौफनाक मंजर, ये तस्वीर आपने इतनी बार देख ली होगी, आपके जहन में ये तस्वीर रच बस गई होगी। ये भोटेकोशी नदी है जिसमें अचानक से बाढ़ आई। यहाँ आप देखेंगे पानी का सैलाब आ रहा है, जलजला आ रहा है। यहाँ निचले स्तर में जो घर बने हुए हैं, आसपास जो घर बने हुए हैं, ये सबको नीचे नीचे बहा करके ले गया। देखिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा चल रही है, बहुत सारे लोग इसी रूट से जाते हैं, वो भी इन्हीं होटल्स में, इन्हीं घरों में, इन्हीं धर्मशालाओं में ठहरे हुए थे। हर जगह के लोग फंसे हुए हैं। नेपाल के लोगों के लिए बस ये त्रासदी नहीं आई है, लेकिन हाँ, नेपाल सबसे ज्यादा प्रभावित है। सब कुछ वहीं पर तबाह हुआ है। पुल के पुल बह गए हैं, बड़ी संख्या में इस जगह पर लोग बह गए। कई बाजार, गांव, जल विद्युत परियोजना सब कुछ चपेट में आ गए। अब आपको एक और रूह कपा देने वाला वीडियो दिखाती हूँ कि मौत कितनी तेजी से रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ती है। ये देखिए, आप और मैं, कोई ये नहीं अंदाजा लगा सकता है कि पानी का सैलाब इतनी तेजी से आएगा और वहां पर बना हुआ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डुबो करके खत्म कर देगा। अभी तक कई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। जो लोग बाहर निकल आए हैं वो अपनों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन जिनके परिवार के परिवार खत्म हो गए, जिनका परिवार का परिवार उजड़ गया, उनके बारे में आखिर आकर के जानकारी कौन देगा कि मेरे घर में 5 लोग थे और कोई नहीं मिल रहा है। जिनके घर में 1 या 2 लोग बच गए, वो तो जाकर के रिपोर्ट कर पा रहे हैं कि हाँ इतने लोग बच गए, उनकी काउंटिंग हो रही है। कितने लोग अब नहीं मिल रहे हैं, लापता हैं, या हम उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखाती हूँ तबाही की स्पीड से जुड़ी हुई। इनके रास्ते में जो कुछ आया, ये सब कुछ अपने साथ बहा कर खिले गए। ये जल प्रलय, ये जलजला सब कुछ अपने साथ नष्ट कर गया। क्या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, क्या विद्युत परियोजनाएं, सब साथ में बहा कर खिले गए। आप भविष्य की तैयारी करते रहे और यहाँ वर्तमान में एक फोन नहीं घुमाया गया जो आना चाहिए था चीन की तरफ से। इस तबाही ने नेपाल को बहुत बड़ा सबक दिया है और बहुत बड़ा घाव भी दिया है कि पिछले कुछ सालों में नेपाल का जो झुकाव चीन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ा। चीन ने नेपाल में अरबों डॉलर के निवेश और मदद के वादे कर दिए, लेकिन जब नेपाल पर इतनी बड़ी विपत्ति आई तब उसी तथाकथित मित्र देश ने पीठ फेर ली, पीठ पर छुरा भोग दिया। कहिए ऐसे 45 मिनट बहुत लंबा वक्त होता है जान बचाने के लिए। जो लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे वो वीडियो रिकॉर्ड करते करते भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए और बच भी गए, लेकिन 45 मिनट एक सूचना और नेपाल के सैकड़ों लोगों की जान बच सकती थी। लेकिन बीजिंग के एसी में बैठे जिनपिंग के लिए शायद उन नेपाली नागरिकों की जीवन की कोई अहमियत नहीं, कोई कीमत नहीं थी। नेपाल में आई इस भीषण तबाही पर रक्षा विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय ने क्या कुछ कहा है, जरा वो देखिए। इस वक्त हादसा हुआ है और पूरी दुनिया का रिस्पॉन्स भी कम पड़ रहा है, क्योंकि जो क्रिटिकल पीरियड है जिसके दौरान हम वहाँ पे कुछ रेस्क्यू कर पाते, कुछ ज़िंदगियों को बचा पाते, कुछ जो लोग अभी भी मलबे के अंदर हैं उनको निकाल के अस्पताल पहुँचा पाते, ये सारा करने के लिए जो वेयर विदॉल है उसको गैदर करने में, उसको गैल्वनाइज करने में, उसको स्टार्ट करने में टाइम लगता है। ह्यूमैनिटेरियन हेल्प चारों तरफ से आ रही है। भारत ने भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में साजो सामान भेजा है, मैन पावर भेजी है, जहाज़ भेजे हैं। ऐसे ही अमेरिका से और
बाकी देशों से, चाइना से एफर्ट हुआ है। वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग। अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे ने यह बताया है कि उस दिन सुबह 8:37 पर ग्लेशियर का एक बहुत बड़ा भूभाग तिब्बत नेपाल बॉर्डर के पास में टूट करके नीचे गिरा, और वो इतना बड़ा भूभाग था कि उसके गिरने के कारण करीब 5.2 रिक्टर स्केल पर वहां पर भूकंप के झटके जैसे महसूस किए गए, और वो अपने साथ में मिट्टी, पत्थर और पानी और बड़े बड़े आइस के ग्लेशियर को लेकर के नीचे इतनी तेजी से आया, जिसके कारण ये फ्लैश फ्लड हुआ और इतनी तबाही मची और लोगों की जानें गई। इस ग्लेशियर के टूटने के मेन मुख्य कारण तो है निश्चित रूप से ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन साथ साथ चीन की संलिप्तता भी इसमें देखी जा सकती है। बिल्कुल, भारत तो मदद करेगा। भारत का और नेपाल का रिश्ता ही कुछ ऐसा रहा है, रोटी बेटी का रिश्ता, तो भारत तो मदद के लिए आगे आएगा, उन्हें जरूरत हो या ना हो। आज नेपाल का आम नागरिक खुद को लेकर ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक लोग पूछ रहे हैं कि क्या चीन से दोस्ती की यही कीमत नेपाल को चुकानी पड़ेगी। अब आपको बताते हूं कि चीन से नेपाल में मची तबाही का मार्ग क्या था, वो जरा जान लीजिए। सबसे पहले इसकी जो शुरुआत होती है वो तिब्बत के क्षेत्र से होती है। पहाड़ी इलाकों में भारी निर्माण का कार्य किया जा रहा है। तिब्बत किसके अधीन है? चीन के अधीन है। वहां पर यह निर्माण कार्य चल रहा है। अब अगर आप देखेंगे तो चीन ने श्योंगकांग बस्तियां बनाई हैं। यहाँ इस जगह पर ग्लेशियर फटने से लेल्दे खोला नदी का रास्ता रुक गया, और रास्ता जब चाहे मर्जी अपने ये मोड़ देते हैं। रसुआगढ़ी बॉर्डर नेपाल चीन को जोड़ने वाला व्यापारिक नाका है, और यहीं रसुआगढ़ी बॉर्डर, और ये रसुआ पूरा बह गया है इस बाढ़ में, इस फ्लैश फ्लड में। बाढ़ की वजह से टिमुरे कस्बे में मित्री पुल भी बह गया। कई सारे पुल हालांकि बने हुए थे, इंटरनेशनल पुल बने हुए थे, वो सब बह गए हैं। तिब्बत से निकलने वाली नदी ढलान वाली और बेहद सक्रिय है। अपने हिसाब से इन्होंने रास्ते जो मोड़े हैं, और आप ये समझिए कि तिब्बत से अगर ये निकलती हैं ढलान वाली घाटियों से होकर के स्योफेब्रेसी की तरफ बहती है, तो ये अपने साथ कितना कुछ लेकर के जाती है। पानी की रफ्तार 30 फीट ऊंची लहरों में बदल गई। रास्ते में आने वाले जितने हाइड्रो पावर थे, चिल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये तो सिर्फ एक नाम है, ऐसे न जाने कितने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट थे जो पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। नेपाल में आई ये आपदा सिर्फ पहाड़ों के टूटने की कहानी नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि और इंसानियत के टूटने की भी कहानी है। चाहे ये प्रकृति का अनियंत्रित गुस्सा हो या फिर चीन की कोई सोची समझी साजिश हो, एक बात स्पष्ट है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को अब चीन के अड़ियल और रहस्यमयी रवैये पर सवाल उठाने होंगे। आज नेपाल रो रहा है, कहीं और कोई देश रो रहा होगा। वाटर हेजेमनी यानी पानी की दादागिरी का शिकार कोई भी हो सकता है। हम नेपाल के साथ खड़े हुए हैं, पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हुए हैं जिन्होंने इस त्रासदी में सब कुछ खो दिया, और उम्मीद भी यही है कि नेपाल इस मलबे से दोबारा उठ करके खड़ा हो और इस बार अपनी सुरक्षा के लिए असली और नकली दोस्तों की पहचान भी बेहतर ढंग से करेगा। अब आपको बताती हूं कि नेपाल में कितने लोग कहां से लापता हो गए। नेपाल की तबाही के ये आंकड़े बहुत ज्यादा हैं। अगर मैं बात भारत की करूं तो अभी भी 139 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि एमईए की तरफ से ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ गया है, ये आंकड़ा 200 को पार कर गया है। नेपाल में भी लापता लोगों का आंकड़ा बढ़ा है, 1000 में पहुंच गया है। अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो वहां के 47 लोग हैं जो कि लापता हैं। ऑस्ट्रेलिया के 34 लोग हैं जो कि लापता हैं। यूके के 33 लोग हैं जो कि लापता है। इसके अलावा चीन के भी 25 लोग हैं जो कि लापता है। नेपाल के सामने इस वक्त दोहरी चुनौती है, एक तरफ प्रकृति का बदला, दूसरी तरफ चीन का छलावा। अब आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा कि क्या इसे टाला नहीं जा सकता था, और अगर नहीं टाला जा सकता था तो क्या इतने सारे लोगों की जिंदगी नहीं बचाई जा सकती थी? चीन ने आखिरकार सिर्फ एक फोन से परहेज क्यों किया? चर्चा होगी आगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखें। तिब्बत के रास्ते, चीन की साजिश, नेपाल में मौत की बारिश। नेपाल में कुदरत का कहर या चीन का कोई गहरा जहर? सैलाब ने मचाई तबाही, ड्रैगन पर सवालों की स्याही। बड़ी साजिश रच रहा था चीन,
लापरवाही से बजी डेंजर रिंग। नेपाल में जलजला भारी, क्या चीन की खौफनाक तैयारी। ये कोई नहीं कहेगा और ना मैं ये कहूंगी कि आप इस प्राकृतिक आपदा को रोक सकते थे या आप इसे टाल सकते थे। आप किसी भी आने वाली प्राकृतिक आपदा को ना रोक सकते हैं ना टाल सकते हैं, लेकिन आप हादसों को जरूर टाल सकते थे। ये हादसा था जो नेपालियों के साथ हुआ, जो नेपाल के लोगों के साथ हुआ। एक फोन आता, लोग अपनी जान बचाने के लिए कहीं भी जा सकते थे, लेकिन उस एक फोन कॉल नहीं आने की वजह से आज हजारों की संख्या में लोग लापता हैं, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों की तलाश लगातार चल रही है। सवाल यह है कि नेपाल में आई आपदा प्राकृतिक है या फिर चीन की कोई बड़ी साजिश है उनके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की वजह से। अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़े हैं कर्नल सुशील पठानिया, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर स्वतंत्र कुमार जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। डॉक्टर ए.के. बयानी जियोलॉजिस्ट है और डॉक्टर सतेंद्र फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट हमारे साथ है। डॉक्टर सुशील द्विवेदी पर्यावरणविद है, नेपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूंगी डॉक्टर सतेंद्र, क्या इसे टाला जा सकता था? प्राकृतिक आपदा को नहीं, इन हादसों को जो वहां के लोगों के साथ हुआ, क्या 45 मिनट का वक्त काफी नहीं था? आपदाएं तो आएंगी ही, आपदाओं को रोकना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन उससे होने वाले नुकसान को, उससे होने वाली हानि को वाकई कम किया जा सकता है। और इसमें सबसे अहम जो मुद्दा है वो है अर्ली वार्निंग सिस्टम का। यदि अर्ली वार्निंग सही समय पर मिल जाए, सही व्यक्ति को मिल जाए, सही जगह पर मिल जाए, तो काफ़ी हद तक जान माल की क्षति को कम किया जा सकता है। इसका सीधा सीधा उदाहरण, सबसे सटीक उदाहरण मैं हिंदुस्तान के अंदर देता हूँ कि 1999 में सुपर साइक्लोन आया था उड़ीसा के अंदर, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। लेकिन अभी उसी इंटेंसिटी के, उसी फ्रीक्वेंसी के, उसी ताकत के साइक्लोन्स आते रहते हैं, लेकिन जान और माल की क्षति उस समय की तुलना में बिल्कुल नगण्य हो गई है। तो ये अर्ली वार्निंग के कारण ही संभव है, क्योंकि सही से यदि सूचना मिल जाए। अब हमारे यहाँ जो रिस्पांस के लिए है, बहुत ही बेहतर तरीका है, बहुत ही बेहतर सिस्टम हम लोगों ने ईजाद किया है। इंडिया के अंदर NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एक एक्सक्लूसिवली रिस्पांस फोर्स है जो कि मेरे ख्याल में दुनिया में अपनी तरह की एक सबसे अहम फोर्स का कार्य करती है। और किसी भी आपदा में इसका कार्य न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी इसने बहुत सराहनीय कार्य किया है। यदि अर्ली वार्निंग सिस्टम सही समय पे मिल जाए और उसके लिए सही डिसेमिनेशन हो जाए, लोगों को जानकारी हो जाए, उसके लिए बचाव के तरीके किए जाएं, तो सर्टेनली इन आपदाओं के नुकसान को कम किया जा सकता है। बिल्कुल। जैसा आपने भी अपने समाचार में बताया कि चीन ने इसकी वार्निंग नहीं दी, सर्टेनली इंटरनेशनल कॉपरेशन बहुत जरूरी है। हमारे और नेपाल के बीच में बहुत अच्छा इंटरनेशनल कॉपरेशन है, क्योंकि मैं बिहार में आपदा प्रबंधन सचिव के तौर पे काम किया मैंने, तो हम लोग नेपाल के साथ में रेगुलर कांटेक्ट में रहते थे। कितना, कौन सी नदी के अंदर कितना रिवर है, कितना रेनफॉल है, क्या इंटेंसिटी है, क्या स्पीड है पानी की, तो वो सब चीज़ें हम लोग शेयर करते हैं। नेपाल हमारे साथ शेयर करता है, हम नेपाल के साथ शेयर करते हैं। तो इस तरह का कॉपरेशन बहुत बहुत जरूरी है और इससे काफ़ी नुकसान को कम किया जा सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर ए.के., ये जो स्थितियां बनी हुई है, जैसा अभी हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि तिब्बत में जिस तरीके से काम किया जा रहा है, चीन की तरफ से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं, नदियों की धारा को मोड़ा जा रहा है, ये बार बार ऐसे खतरे लेकर के आएंगे फिर? हिंदुस्तान के लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। हाँ। क्योंकि चीन के जो 2 डैम बन रहे हैं, एक तो डैम डायरेक्टली ब्रह्मपुत्र नदी पे बन रहा है, जो जिसका पानी हमारे यहाँ आता है, 3 गॉस डैम, और वो 3 गॉस डैम अपने आप में 20,000 मेगावाट का है। दूसरा मेडाक डैम बना रहे 60,000 मेगावाट का। आप अंदाज लगाइए, कोई डैम अगर 60,000 मेगावाट का पानी इकट्ठा करता है, तो हमारा जो टेहरी डैम है वो कुल मिलाकर 2,000 मेगावाट का, उससे 30 गुना बड़ा अगर वो डैम बनता है, तो कितना भयंकर पानी इकट्ठा होगा, कितनी ह्यूज क्वांटिटी में पानी इकट्ठा होगा। और ये अगर एक साथ रिलीज करा जाए तो इसके क्या भयावह इफेक्ट होंगे, ये हमें देखना है। तो जहाँ तक सवाल ये हमारी सुरक्षा का या हमारी सेफ्टी का, तो इसके मेजर तो हम ही को लेना पड़ेंगे, हम दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमारी रेगुलर मॉनिटरिंग चलती रहे,
24 घंटे हमारी निगरानी रहे कि कहाँ पे क्या हो रहा है, खास करके आसपास के क्षेत्रों में जिसका प्रभाव हमारे यहाँ हो सकता है। और आजकल इसके लिए कोई ज़्यादा परेशानी की भी जरूरत नहीं है, आप सैटेलाइट के माध्यम से बहुत कुछ जानकारी ले सकते हैं और वो जानकारी जो है तुरंत रियल टाइम में अगर लोगों को पहुंचाई जाए तो उसमें हम काफी कुछ हद तक खास करके जनहानि को रोक सकते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।